इसमें कोई भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है क्लास में, और एक बार प्लीज सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, ठीक है, और कमेंट भी कर दें। आप लोग को मेरी वॉइस सब कुछ क्लियर है क्या? वॉइस और स्लाइड सब कुछ क्लियर है? सभी लोग कमेंट कर दे जल्दी से। आई थिंक सब लोग को क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि यहाँ पे सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई जो है अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? 1842 में, 1857 में, 1927 में या फिर 1942 में? तो कब शामिल हुए थे फटाफट बताएं जल्दी से। स्वरा अवधिया जी, स्वागत है आपका क्लास में। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। तो देखें यहाँ पे जो आपका पहले बात दो नाम आ रहे हैं, एक है सीताराम कंवर जी का, दूसरा है रघुनाथ सिंह मंडलोई जी का। तो ये कब शामिल हुए थे? तो 1857 में शामिल हुए थे। लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे सीताराम कंवर जो है ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। और अगर जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा जिला इनका आता है, तो ये कौन से जिले से संबंधित है? तो खरगोन जिले के एक डांग वाला गांव आता है, ठीक है। तो वहां से ये संबंधित है, ठीक है। और अगर कहा जाए तो निमाड़ क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र आएगा खंडवा खरगोन का? निमाड़ क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये संबंधित है। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़ाई लड़े थे। केवल सीताराम कंवर नहीं, रघुनाथ सिंह मंडलोई दोनों ने इनके अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी हुई थी। लेकिन सीताराम कंवर का जो क्षेत्र आता है कौन सा आता है? खरगोन का, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कि ये कौन से रियासत से संबंधित है? ये गोंडवाना रियासत से संबंधित है। किससे है ये? गोंडवाना रियासत से संबंधित है। और शंकर शाह के सेनापति थे। कौन थे ये? शंकर शाह के सेनापति थे। तो ये तो हो गया सीताराम कंवर के बारे में जानकारी। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। अच्छा, महिमा सोनी आपका नाम है, ठीक है, स्वागत है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1858 में हुई थी। कब हुई थी? 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। दूसरा आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना, क्योंकि मिटा दूंगा अभी मैं। सूरज जी, स्वागत है आपका। अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लगातार क्लास में बने रहते हैं तो हर एक चीज में यहाँ पे कवर कराऊंगा, और गारंटेड है वो सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, आराम से निकल जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं रघुनाथ सिंह मंडलोई जी के बारे में। तो ये जो संबंधित है बीजागढ़ रियासत से संबंधित है। और बीजागढ़ रियासत या बीजागढ़ का किला जो आता है कहाँ पे आता है? तो ये ध्यान रखना, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और कौन से में आता है? ये खंडवा खरगोन जिले में आता है। कहाँ पे आएगा? खरगोन जिले में ही आता है ये, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु कैसी हुई है इसके बारे में अभी भी कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है रघुनाथ सिंह मंडलोई जी का, ठीक है। लेकिन ये 1857 की क्रांति में ये शामिल थे, है ना, और सीताराम कुंवर जी का साथ भी दिए थे ये। चलिए, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पे कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पे कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। यहाँ पे मौनी नृत्य, फेफरिया नृत्य, मांडलिया नृत्य या फिर डंडा नृत्य? तो फटाफट बताएं, सागर वाले क्षेत्र कौन से में आएगा? बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पे जो नृत्य प्रचलित है, ये कौन सा नृत्य प्रचलित है? ये मौनी नृत्य प्रचलित है। और ये आपका वर्ष 2023 यानी पिछले वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि मौनी नृत्य जो है आपका कहाँ पे आता है? आपका ये आ जाएगा आपका बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आ जाएगा, आपका यानी सागर क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए, और ये इसी के साथ ये गोवर्धन पूजा भी की जाती है ना। ये कौन से अवसर पे किया जाता है? तो गोवर्धन पूजा के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है। हाँ, वेरी गुड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है आपका, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था बताएं। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था बताएं। मंडला, बड़वानी, किशनगढ़ या फिर मुड़ियादो। तो फटाफट बताएं जल्दी से, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भीमा नायक का जो संबंध है ये कौन सी रियासत था, ये हो जाएगा आपका बड़वानी रियासत से। ठीक है, और इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया हुआ था, है ना, लेकिन बाद में क्या है, अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया हुआ था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनके एक सहयोगी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहयोगी का नाम क्या है, इनके सहयोगी का नाम था उम्मेद नायक, है ना। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनके सहयोगी का नाम क्या था, तो उम्मेद नायक इनके सहयोगी का नाम था, और रियासत कौन सी है, बड़वानी रियासत। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सब लोग को मेरी वॉइस तो क्लियर सुनाई दे रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नयांशु जी स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है नोहडोरा। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यूनिट 10 में प्रियंका सोनी मैम का अगर आपने क्लास लिया होगा, मेरे यहाँ पे जो चैनल पे जो पढ़ाया गया था, उन्होंने अभी पढ़ाया था पिछले सैटरडे को, है ना, नोहडोरा के बारे में। ठीक है, तो ये आपको बताना है नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है। ठीक है, भील जनजाति की है, सहरिया जनजाति की है, कोरको जनजाति के है, या गोंड जनजाति के है। फटाफट बताएं करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोहडोरा जो आपका ये अलंकरण है, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है, ये संबंधित है आपका गोंड जनजाति से संबंधित है। कौन सा है आपका, गोंड जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि भील जनजाति की कौन सी है, तो भील जनजाति जो है आपका पिथौरा चित्रकला, जो काफी फेमस है। कौन सा हो जाएगा, पिथौरा चित्रकला। ठीक है, ये सभी आप लोग को पढ़ा दिया गया है पहले से ही, है ना, तो इसके डिटेल भी आप लोग देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अब ये आपका, हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक कोरकू जनजाति की चित्रकला है जिसका नाम क्या है, गुदनी कला। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुदनी जो है चित्रकला किससे संबंधित है, तो गुदनी जो चित्रकला है ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रचना से संबंधित क्वेश्चन आपका आया था, ये पिछले ईयर में यानी 2023 वाले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कुल मिला के लेवल देख लेना है किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। तो मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है बताएं। माखला चतुर्वेदी की, भवानी प्रसाद मिश्र की, मुकुटधर पांडे की, या सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो बताएं जल्दी से, मुकुल किसकी प्रसिद्ध रचना है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मुकुल जो प्रसिद्ध रचना है किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किनकी रचना है ये, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और इनके जो प्रसिद्ध रचनाएं आपका आते हैं, ये आपका एक बार और ध्यान रखना है, त्रिधारा, त्रिधारा इनके प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा आप सब ने सुना होगा झांसी की रानी। तो झांसी की रानी जो आपका इसमें रचना है, ये भी किनकी है, तो इन्हीं की रचना है, झांसी की रानी। एक और इनकी प्रसिद्ध रचना है जिनका नाम है कदम्ब का पेड़। क्या है, कदम्ब का पेड़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, ये चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से पहचाना गया। चित्रकूट को अन्य किस नाम से जाना गया बताएं। जगतपुरी नाम से, रामसिया नाम से, काकनाथ नाम से, या ब्रह्मपुरी के नाम से। तो फटाफट बताएं चित्रकूट का दूसरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा इसको रामगिरी भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसको, रामगिरी भी कहते हैं। किस नदी के तट पे आता है, तो हम सभी को पता है चित्रकूट जो आता है मंदाकिनी नदी के तट पे आता है ये। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सभी यूनिट के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसलिए चैप्टर वाइज करा रहा हूं। अभी मैं
पिछले जो एग्जाम में पूछे गए हैं 8-10 साल में, तो ये एमपीजीके करा रहा हूँ, हो सकता है कल या मैक्सिमम 2 क्लास के अंतर्गत ये एमपीजीके का जो मैं खत्म कर दूंगा इसमें, है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अलग अलग जो यूनिट है उनके भी हम लोग देखेंगे जो पहले पेपर में पूछे गए हैं। तो कुल मिला के ये सब चलेगा, लगभग 6 से 7 दिन के अंदर ये पूरे कवर हो जाएंगे। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके रिवीजन भी हो जाएंगे पूरे। और फिर हम लोग सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, और इसमें भी हम लोग पूरे डिटेल के साथ करते चल रहे हैं। अब ये बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, बताएं। उज्जैन में, महेश्वर में, खजुराहो में या विदिशा में? तो फटाफट बताएं जल्दी से। मतंगेश्वर मंदिर जो आता है ये कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर जो आता है ये कहाँ पे आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा खजुराहो में। कहाँ पे आ जाएगा? खजुराहो में आ जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका सी आ जाएगा। खजुराहो कहाँ पे आता है हम सभी को पता है, छतरपुर में। और इस समय पे खजुराहो ट्रेंडिंग में चल रहा है। खजुराहो ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब क्या होने वाला है? खजुराहो नृत्य महोत्सव, और एमपी सरकार भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है, खजुराहो नृत्य महोत्सव यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो शायद 25 से 26 फरवरी से ये स्टार्ट होगा। तो और ये क्योंकि भारत का सबसे बड़ा नृत्य उत्सव है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा खजुराहो में बहुत सारे मंदिर आते हैं इसमें, जैसे दूल्हा देव मंदिर इसमें आ गया, है ना। तो ये सभी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है खजुराहो का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए इसमें, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी, बताएं। तो ये देखिए, अब ये कितने डिटेल में पूछा गया है एमपीजीके, है ना। ये आप लोगों ने बहुत कम पढ़ा होगा इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन भी 2023 में पूछे गए हैं आपसे। तो निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी, ये फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में, 1939 में, या 1931 में, 1942 में? तो इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1939 में हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। पूरा डेट इसमें है आपका 14 जनवरी 1939 में हुआ था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये ध्यान रखना, लाला पत वाजपेयी। ठीक है, क्या नाम था इनका? लाला पत या लाला राम वाजपेयी, सॉरी, लाला राम वाजपेयी। ठीक है, इसके साथ एक नाम और था, चतुर्भुज पांडे। चतुर्भुज पांडे। तो इनके नेतृत्व में ये घटना हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए, अगर पूरी घटना आपको जानना है तो ये घटना किससे रिलेटेड था, तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो पूरी घटना था थौना लोहारी की, ये घटना पूरा है। यहाँ पे कुछ क्रांतिकारियों ने क्या किया था? झंडा फहरा रहे थे। ठीक है, 14 जनवरी 1939 को। तो झंडा फहराते समय पे वहां पे अंग्रेजों ने अंधाधुंध इनके ऊपर गोलियां चला दी थी। ठीक है, जिससे इन लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेतृत्व इनका था लाला राम वाजपेयी का और चतुर्भुज पाठक जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये साहित्य रचना से देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया था आपसे। ठीक है, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है, बताएं। पद्माकर का, भूषण का, केशवदास का या भवभूति का? तो फटाफट बताएं, रामचंद्रिका जो रचना है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, ये रचना है केशवदास की। किसकी रचना है? केशवदास की प्रसिद्ध रचना है रामचंद्र का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध रचना और कौन सी है? तो कवि प्रिया। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कवि प्रिया हो जाएगा। इसके अलावा वीर सिंह जो है आपका, ये भी इन्हीं की रचना है, वीर सिंह देवचरित, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालकृष्ण नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं, बताएं। गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पे,
प्रभाकर माचपे के नाम पे, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। तो बाल के सर्वानवीन ने 2 काव्य प्रारंपर तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इनकी जो रचना है ये किससे प्रेरित है? इनकी रचना जो प्रेरित है ये गणेश शंकर विद्यार्थी से प्रेरित है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी कहां से रिलेटेड है? एक कानपुर से, यूपी के कानपुर से आते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? 1948 में बताएं। मालवा प्रदेश आया था, विंध्य प्रदेश आया था, मध्य प्रदेश आया था या फिर बघेल प्रदेश आया था? तो फटाफट बताएं, बुंदेलखंड को और बघेलखंड को मिलाकर कौन सा प्रदेश बना था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर ये पूरी घटना जो है एक्चुअल में 12 मार्च 1948 की है। कब की है ये? 12 मार्च 1948 की है। और इनको दोनों को मिला के ये विंध्य प्रदेश बना दिया गया था। इसमें टोटल जो रियासत शामिल थी, तो कितनी रियासत शामिल थी? 35 रियासत इसमें शामिल था। तो देखिए एमपीजी के बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं दिया गया है पिछली बार में। ठीक है, क्लास रुक रही है? नहीं, क्लास तो नहीं रुक रही है इस बार महिमा। एक बार नेट को रिफ्रेश कर लीजिए, सब कुछ सही है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 35 रियासत को मिला के ये किया गया था, लेकिन बाद में फिर इनका विद्रोह शुरू हो गया था, इसलिए इनको फिर से अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? बताएं। तो स्वराष्ट्र संघ में जो 15 फरवरी 1948 को मिलाई गई थी, कितनी रियासत इसमें शामिल थी बताएं? 220 रियासत, 221 रियासत, 222 रियासत या फिर 223 रियासत? तो सौराष्ट्र प्रांत में कितनी रियासत मिलाई गई थी? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसमें 222 रियासतों को शामिल किया गया था। और कब किया गया था? तो 15 जनवरी, ठीक है, हाँ लिखा हुआ है इसमें 15 फरवरी, इसमें लिखा है 15 फरवरी 1948 को मिला दिया गया था आपका 222 रियासतों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे ये एमपी के इतिहास के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं आप एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो बताएं जल्दी से, किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? सहरिया, बैगा, भूमिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, खुटिया पटेल के रूप में जो संबोधित किया जाता है ये सहरिया जनजाति को संबोधित किया जाता है। और यह मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है, हम सभी को पता है ना। और कहाँ पे निवास करती है? तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, यहाँ पे ये निवास करती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका प्रमुख जो नृत्य के बारे में पूछा जाता है तो लहंगी नृत्य, है ना। कौन सा? लहंगी नृत्य। और दुलदुल घोड़ी इसका क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? बताएं। तो ढोकरा कला के लिए कौन सा सही नहीं है बताएं इसमें? यह कला बैतूल के भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह एक अलाव धाती ढलाई कला है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। यह सभी कथन सही हैं। तो फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी हो जाएगा कि यह विवाह समारोह में जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। ये सही नहीं है, बाकी सभी इसमें सही है। ठीक है, और ये जो है आपका किससे बना होता है? तो ध्यान रखना, ये तांबा, जस्ता और टिन से बना होता है, इन सभी बर्तन से बना होता है। ठीक है, तो सभी कथन सही है, लेकिन इसमें जो ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, शहादत खां एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस रियासत से या किस स्थान से है? बताएं। भोपाल का, इंदौर से है, सागर से है या होशंगाबाद से है?
ठीक है, तो अगर आप ये नाम दिया हुआ है तो आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी रियासत से ये हो सकते हैं। तो फटाफट बताएं कौन सी रियासत से होंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भागीरथ सिलावट और शहादत खां ये सभी जो संबंधित है कौन सी रियासत से संबंधित है, ये हो जाएंगे इंदौर रियासत से संबंधित है या महू रेजिमेंट से संबंधित है ना। कौन से रेजिमेंट से है ये, महू रेजिमेंट से संबंधित है। ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं जिससे और भी ज्यादा क्वेश्चन हो जाए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कल्चुरी शासक गांगेय और उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था, बताएं। तो किस अरब लेखक ने विवरण दिया था, अल बहरी ने, अल मसूदी ने, अल बरूनी ने या फिर इब्न बतूता ने। तो फटाफट बताएं राइट आंसर, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएं। अब देख रहे हैं किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आपसे एमपीजीके में पूछे जा रहे हैं, और अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं इन सब चीजों को तो मान के लिए फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं इस चीज की, है ना। क्योंकि यहाँ पे सांत्वना देने के लिए हम नहीं पढ़ाएंगे कि एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा दें, ठीक है, वो नहीं, हर तरह के क्वेश्चन करा जाएंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जो आ सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखना यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलबरूनी ने ये कहा हुआ था जब ये मालवा की यात्रा में आया हुआ था, तो है ना, किसकी यात्रा में आया था, ये मालवा की जब यात्रा में आया था तब इसने कल्चुरी शासक गांगेय और उसकी राजधानी त्रिपुरी का भी इसने क्या किया था, विवरण दिया हुआ था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि ये मालवा की यात्रा पे तो आया था, लेकिन इसने एक वर्णन और भी किया हुआ था कि कल्चुरी शासक गांगेय जो है पराजित किससे हुआ था, तो ये परमार राजा भोज से पराजित हुआ था। किससे पराजित हुआ था, परमार राजा भोज से पराजित हुआ था। इसका वर्णन भी कौन करता है, इसका वर्णन भी अलबरूनी ही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग कि ये टाइमिंग आप लोग के लिए सही है क्या, 10:30 बजे की टाइमिंग सही है या फिर मैं इसको 2 PM पे कर दूं दोपहर को। बताएं जल्दी से जो लोग लाइव हैं या जो लोग क्लास डेली लेना चाह रहे हैं इसमें। तो 10:30 बजे की टाइम में परफेक्ट है कि 2 बजे कर दूं मैं दोपहर में इसको। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने एक पोल आपसे पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि परीक्षा धाम की जो बुक है इसको जो है हम लोग 30 दिन के अंदर यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों की राय जानी थी कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग काफी सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं करने के लिए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कल से ही स्टार्ट हो जाएगा और संभावना कल से ही होने की है। तो हम लोग इसको परीक्षा धाम की कंप्लीट बुक लाइन बाय लाइन यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा, साथ में उससे रिलेटेड और भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी वहां में कंप्लीट कर दूंगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपका एमपीजीके का थ्योरी भी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 10 भी कवर हो जाएगा इसमें, और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी कवर में कराए रहा हूँ लगातार। ठीक है, और लगातार टीम हमसे जुड़ रही है इसमें। आपकी एक क्लास और बढ़ चुकी है, अगर आपको पता होगा परिधि में हमने आज क्लास ली हुई है। ठीक है, यूनिट 10 की, यूनिट 10 में आज भील जनजाति पढ़ाई गई है। भील जनजाति के पूरा एक एक डिटेल उन्होंने बताया हुआ है ना। इसी तरीके से डेली क्लास चलती रहेगी और एमपीपीएससी के सभी यूनिट को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 बजे कर दें, हाँ परीक्षा धाम करना है। ठीक है, तो परीक्षा धाम भी हम लोग इसको जल्दी स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कल से मैं इसको स्टार्ट कर दूं, तो आपका बुक भी एमपीजी की भी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा, और अदर सब्जेक्ट भी जैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं तो करंट अफेयर का स्पीडी में करा दूंगा, क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं भागना है, मतलब हर एक किताब को कराते चलें, स्पीडी से करेंगे। इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक है इसमें, क्वेश्चन आते भी हैं, इसलिए मैंने आपको टॉपर टैग भी करा दिया हूँ, टॉपर्स की इंटरव्यू भी करा दिया हूँ, जिससे आपको पता लगे कि कौन से सोर्स आपके लिए ज्यादा उपयोगी हैं, और जो वो रिकमेंड कर रहे हैं, जो मतलब किए हैं, वही हर एक चीज हम लोग यहाँ पे कराते भी चल रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए हिस्ट्री की क्लासेस भी जल्दी करेंगे इसमें सोरा, ये हर एक टॉपिक कवर करेंगे अपन इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे अब थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन से युग में इसमें गलत है बताएं, साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर, या तुलसी शोध संस्थान भोपाल। इसमें फटाफट बताएं कि कौन सा इसमें गलत है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखना कि तुलसी शोध संस्थान भोपाल में आता है कि चित्रकूट सतना में आता है, बताएं कहां पे आता है, भोपाल में आएगा या चित्रकूट सतना में आएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है इसमें। और इसकी स्थापना कब हुई है, तो वर्ष 2007 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक है बताएं? सूर्योदय, प्रभा, लोकमत या संध्या? तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जो है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक हैं बताएं? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पिछली बार आपके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एमपीजी के सिंपल मान के चलिए कि केवल 3 या 4 क्वेश्चन ही सिंपल थे। जो नॉर्मल एमपीजी के पढ़े होंगे उनको 3-4 क्वेश्चन ही बने होंगे, लेकिन अगर जो डीप में नहीं पढ़े रहे होंगे वो केवल तुक्का लगाए रहे होंगे इसमें, ठीक, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर नहीं आया हुआ था इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये जो है किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक रहे हैं? तो ये लोकमत के प्रमुख संपादक रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो किया हुआ था कहां से प्रारंभ किया था? तो 1930 में, 1930 में कहां से प्रारंभ किया था इन्होंने? जबलपुर से इसका प्रारंभ किया हुआ था, ठीक है, जबलपुर से इसका प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है बताएं? इसमें ढोकरा कला से है, पिथौरा चित्रकला से है, गोंड चित्रकला से है या बाघ प्रिंट से है? तो देखिए अब ये हर एक आप देखेंगे पिछले 2-3 साल के पेपर में तो चित्रकला से रिलेटेड या लोक कला से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन ये बने रहते हैं, आते ही आते हैं, और हम लोग इसको स्किप कर जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा, हर एक चीज आपको डिटेल में कराई जाएगी, ठीक है। तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनका संबंध किससे है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी का जो संबंध है गोंड चित्रकला से है। और किस स्थान से संबंधित है? तो ये गोंड चित्रकला जो है मंडला, जो आपका आता है मंडला डिंडोरी के आसपास का क्षेत्र है, वहां से संबंधित आते हैं आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है बताएं? ठीक है, किससे संबंधित है बताएं? दसपुर से, महेशमती से, बेसनगर से या अवंती से? फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, धर्म राजेश्वर जो आता है ये आ जाएगा दसपुर। दसपुर किसका प्राचीन नाम है? तो मंदसौर का प्राचीन नाम है। और किस सदी में बना था? तो ये ध्यान रखिएगा आपका 9वीं सदी में बना था। और ये मध्य प्रदेश का जो है आपका एलोरा के समान, एलोरा का जो मंदिर आता है, ठीक है, तो एलोरा के समान जो है आपका मंदिर ये माना गया है धर्म राजेश्वर का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका एक शॉर्ट क्लिप जो है, मैंने शॉर्ट वीडियो जो है धर्म राजेश्वर मंदिर का अपने चैनल पे डाला हुआ है, अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो कैसे है, जैसे आपका कैलाश मंदिर है एलोरा का, ठीक है, उसमें क्या किया गया? पहाड़ों को काट के बनाया गया है अच्छे तरीके से, है ना। इसी तरीके से सेम जो है यहाँ पे इसको भी पहाड़ों को काट के बनाया गया है, चट्टानों को काट के बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसकी प्रकृति है, इसका वीडियो डला है, एक बार देखिएगा, धर्म राजेश्वर मंदिर सर्च करिएगा मेरे चैनल पे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका ये भूगोल से कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में, फटाफट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताएं? तो कौन सा ऐसा है जो आपका, कौन सा जिला है कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मंदसौर, शहडोल, सतना या बुरहानपुर? फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? तो कपास और केले के लिए कौन सा होगा बताएं? कपास के लिए तो खंडवा खरगोन आता है, केले के लिए जो जाना जाता है बुरहानपुर जाना जाता है। अब देखिए खंडवा खरगोन तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो उसके आसपास का जिला ही देखेंगे तो कौन सा आएगा? बुरहानपुर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर आ जाएगा, ठीक है। असीरगढ़ का किला कहाँ पे आता है? बुरहानपुर में, है ना। मुमताज महल का जो कब्र है वो कहाँ है आपका? बुरहानपुर में है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, वेरी गुड। अच्छा मैं देख रहा हूँ लाइव तो काफी सारे इसमें बच्चे और भी लोग हैं, लेकिन कमेंट केवल महिमा के आ रहे हैं या सौरा के आ रहे हैं, बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो भाई आप लोग को भी कमेंट करना है ना, जिससे हमें लगे कि आप लोग को चीजें आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिट्टी के संबंध में कथनों पे विचार करिए। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये तो सही है। लाल पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, या मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इन सभी कथनों पे विचार करिए और बताइए इनमें से, ठीक है। क्वेश्चन अधूरा है क्या? ये रुक जाइएगा।
क्वेश्चन अधूरा लग रहा है ये। हाँ वही तो, थोड़ा सा रुक जाना, इसको मैं साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब बताइए इसमें, हाँ अब बताएं, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आपको पूरा क्वेश्चन इसमें दिख रहा होगा, जल्दी से बताएं राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है, और ये ज्यादातर जाना जाता है चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है लाल पीली मिट्टी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब सभी को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उर्वरक होती है, और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी नहीं लिखा है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी लिखा हुआ है, यानी ये वाला कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फिर मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, तो हम सभी को पता है कि सबसे अधिक काली मिट्टी जो पाई जाती है एमपी में, मालवा के पठार में ही पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। और उत्तर पश्चिम भाग में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी कथन सही है। यानी कौन कौन सा कथन सही है आपका, पहला वाला कथन सही है, ठीक है, तीसरा कथन सही है, और चौथा कथन सही है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। चले बढ़े आगे, इस क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें कहां पे मिले हैं बताएं। तो मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें है बताएं, बालाघाट में, नीमच में, सागर में, या फिर दमोह में। मैग्नीज के भंडार कहां पे अधिक पाए गए हैं, ये फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये प्रीलिम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीज के बड़े भंडार जो पाए गए हैं ये बालाघाट में पाए गए हैं। और कौन सा खदान का नाम है बताएं जल्दी से, कौन सा खदान का नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो खदान है कौन सी है, भरवेली खदान है, कौन सी है, भरवेली जो मैग्नीज की खदान है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खदान कहाँ पे है, तो बालाघाट में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, ये आपको बताना है। शीत ऋतु में उत्तरी भाग में तापमान दक्षिण की तुलना में कम हो जाता है, राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ठीक है, या सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। तो फटाफट बताएं जलवायु के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है। करेक्ट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। सिंपल सा है, आप देख के ही यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपरी वाला जो इलाका है एमपी का, उत्तरी वाला जो इलाका है, तो आप मुझे बताइए वहां पे कैसा इलाका है। वो ऐसा है आपका महाद्वीपी है, मतलब वहां पे क्या होता है आपका कि गर्मी में अधिक गर्मी रहेगी, ठंड में अधिक ठंड लगेगी। अब यहाँ से देखिए तो मुरैना और दतिया में यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम रहेगा, तो ग्रीष्म में तापमान क्या कम रहेगा ऊपर, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है यहाँ पे, बाकी सभी कथन जो है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक बार और सभी लोग इसमें पूछ रहा हूं, है ना, एक बार और पूछ रहा हूं मैं कि एक, या तो हम 10:15 कर सकते हैं रात का टाइम इसका, जो मैं एक दिन में एक मैराथन क्लास चलाएंगे, या फिर 2 बजे करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा टाइम आप चाह रहे हैं इसके लिए। 60 दिन का 60 मैराथन रहेगा, हर एक टॉपिक हर एक यूनिट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन केवल इतनी ही क्लास नहीं रहेगी, क्लासेस बहुत सारी यहाँ पे लगेंगी। इसे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। तो पहली बात तो यहाँ पे हर एक यूनिट को इसमें कवर कराया जाएगा। दूसरी चीज जो है हम लोग करने वाले हैं, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका, कि परीक्षा धाम की जो बुक है ना, परीक्षा धाम की जो बुक है एमपीजीके की, वो चैप्टर बाय चैप्टर लाइन बाय लाइन वो हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे। 30 दिन के अंदर हम लोग एमपीजीके थ्योरी पूरा कवर कर लेंगे, और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। एक बार और रिवीजन हम लोग बाद में कर लेंगे, 2 बार एमपीजीके का आपका रिवीजन हो जाएगा। और केवल एमपीजीके नहीं, इसके अलावा आपका करंट अफेयर है ना, यूनिट 10, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी हर एक यूनिट यहाँ पे कवर कराया जाएगा। साथ में एमपी करंट अफेयर भी कवर कराया जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब चैनल से आपको सभी को जुड़े रहना है और डेली क्लास लेना है इसमें, ठीक है। पीडीएफ भी आपको डेली मिल जाएगी। चलिए तो यहाँ पे आते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट। बीना नदी निम्नलिखित में से 2 बजे सब लोग चाह रहे हैं इसे क्लासेस, है ना।
तो स्वरा का 2 बजे का है, बाकी किसी ने कमेंट नहीं किया है तो मैं सबका फिर 2 बजे मान के चलूं क्या? ठीक है, तो बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है बताएं? बेतवा, धसान, बेवस या फिर बनास? बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीना नदी, पहली बात अगर आप लोकेशन देखेंगे तो बीना नदी जो आता है आपका सागर वाले क्षेत्र में जाता है। ठीक है, सागर वाले क्षेत्र में अगर बीना नदी है तो आप देखिए ये जो क्षेत्र आएगा कौन सा कहलाएगा? बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, कौन सा कहलाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी नदी जाती है? वहां पर जाती है आपकी बेतवा नदी। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये बेतवा की सहायक नदी है आपका, है ना। बेतवा नदी कहां से निकलती है? रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले थ्योरी करा चुका हूं, पर्वत पठार ये सब मैं आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वो भी वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो आखा रानी मथवार की पहाड़ी के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरा कंदरा बनाया है बताएं? अब ये क्वेश्चन तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन बहुत सिंपल दिया हुआ है इसमें आपका। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी, सोन नदी, केन नदी या नर्मदा नदी? तो बताएं, आखा रानी और मथवार पहाड़ी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी नदी ने कंदरा बनाया है या गहरा खड्डा बनाया हुआ है बताएं? ठीक है, और दूसरे में अगर बात करें तो भ्रंश घाटी का निर्माण किसने किया है? अब तो बता दूं, ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो है कंदरा बनाया हुआ है, गहरी खाई जो बनाया हुआ है, ये नर्मदा नदी बनाए हुए है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदियां दो ऐसी हैं जो कैसे जाती हैं? भ्रंश घाटी से होकर जाती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। हाँ, ये पूछ चुका नहीं, पूछा ही है ये, क्योंकि अभी जो 2-3 क्लास में करा रहा हूं इसमें एमपीजीके का, ये पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन करा रहा हूं, विद डिटेल में करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसी तरीके सब यूनिट के मैं करा दूंगा 5-6 दिन के अंदर अंदर इसमें, है ना। और इसके बाद फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे विद डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है बताएं? तो वर्षा ऋतु में कौन सा जिला अधिक वर्षा प्राप्त करता है? नरसिंहपुर, मंदसौर, मंडला या छतरपुर? बताएं करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा जिला अधिक वर्षा प्राप्त करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? अब यहां भी आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। लॉजिक कैसे लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है ये एग्जैक्ट डाटा इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा देखा जाए तो वहां पे पहले तो आपका पचमढ़ी आता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कौन आता है? बालाघाट आता है। तो ना तो बालाघाट दिया हुआ है, ना यहाँ पे पचमढ़ी दिया हुआ है। ठीक है, पचमढ़ी तो जिला है भी नहीं, है ना, क्योंकि वो नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसके आसपास के जिले कौन से हैं। ठीक है, तो नरसिंहपुर, मंदसौर, छतरपुर, मंडला, तो बालाघाट के आसपास का कौन सा जिला आता है? तो बालाघाट के आसपास का जो जिला आएगा कौन सा आएगा? मंडला आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे पिछले 2 वर्षों से हम लोग ने देखा कि 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है ना, मतलब दिए ही नहीं क्वेश्चन। 2023 में भी और 2022 में भी, वो है आपका राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, है ना। अभी हम लोग 2 साल में जो करा रहे हैं इसमें, उसमें राष्ट्रीय उद्यान अभियान के क्वेश्चन अभी नहीं आया, तो इस बार हो सकता है कि उसके भी क्वेश्चन थोड़े से शामिल करें, है ना। चलिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है बताएं? और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज में। परसेंटेज में सबसे अधिक जो वन है ये कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए? रतलाम, श्योपुर, उज्जैन या इंदौर? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं इसमें? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक अगर प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत सबसे अधिक जो वनों का आता है ये कहां पे आ जाएगा आपका? श्योपुर में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? श्योपुर में। लेकिन अगर क्षेत्रफल देखा जाए, दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल पूछा जाए तो कौन सा जिला जाएगा? तो क्षेत्रफल में आपका बालाघाट जिला आता है, लेकिन प्रतिशत में कौन सा जिला आ जाएगा? तो प्रतिशत में आएगा आपका श्योपुर जिला आ जाएगा। ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है बताएं। एमपी में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब व झील, नहरें व नदियां, नहरें व तालाब, या कुएं और ट्यूबवेल, है ना। ये देखो सिंचाई से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे अधिक सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है बताएं, किससे सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आयोग ने इसका राइट आंसर माना हुआ है, ये माना हुआ है इसमें आपका कुएं और ट्यूबवेल से, है ना। नलकूप या कुएं से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, जबलपुर जिले का उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट का जमाव है, या यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है, या छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, फटाफट बताएं। ठीक है, तो एक बात में तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये वाला कथन बिल्कुल सही है ना, कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद क्या हुआ है, हम लोग को यहाँ पे खनिज की दृष्टि से बहुत हानि हुई है। डी ऑप्शन ये वाला तो सही है इसमें। बाकी कथन देखिए, बताएं जल्दी से, सही है कि नहीं सही है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए जबलपुर वाले के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हेमेटाइट का जमाव है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हेमेटाइट वहां पे शुद्ध प्रकार का जो लौह अयस्क है जबलपुर में पाया जाता है। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला गलत, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बताइए, सिंचाई परियोजना और उनके युग्मों में से कौन सा गलत है बताएं। वारणा का जो है रायसेन, कोलार का सीहोर, सुक्ता का बैतूल और पुनासा का खंडवा। तो यहाँ पे बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? कौन सा इसमें जोड़ी जो है गलत दिया हुआ है, फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे सभी कथन सही है। वारणा से बिरसा रायसेन को यहाँ पे लाभ पहुंचता है, कोलार से आपका सीहोर को लाभ पहुंचता है, सुक्ता परियोजना जो है बैतूल नहीं होगा यहाँ पे, या तो बुरहानपुर होगा, ठीक है, यह खंडवा खरगोन होगा। ठीक है, तो यहाँ बैतूल तो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें आपका। पुनासा तो बिल्कुल खंडवा, ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक पूछा गया क्वेश्चन 2022 में, क्योंकि अभी तक में हम लोग जितना कल से पढ़े हैं, ये पहला क्वेश्चन दिखा है राष्ट्रीय उद्यान का जो पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, एमपीपीएससी में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पे भूर सिंह दा बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो पहला आया, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो जिसने अपना पहला शुभंकर जारी किया है, ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा बना है? तो ये जो बना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी बताएं। ठीक है, लाडली बहना में कितनी राशि दी जाएगी बताएं। 1000 रुपए प्रति माह, 2000 प्रति माह, 500 प्रति माह, या 2500 प्रति माह? तो यहाँ पे लाडली बहना जो है खुद ही क्लास ले रही होंगी अभी बहुत सारी। ठीक है, तो बताएं भाई, आप लोगों को तो मिल ही रहा है, अब तो बढ़ गया है, इसमें पुराना डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो लाडली बहनाओं को जो दिया गया है यहाँ पे, तो ध्यान रखना, ये दिया गया है आपका 1000 रुपए से शुरुआत की गई है, और अब कितना हो चुका है? 1250 रुपए हो चुका है, और अभी इसको बढ़ा के कहाँ तक किया जाएगा? 3000 रुपए तक इसको बढ़ा के किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है इस पे कि ये स्टार्ट कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका मार्च 2023 से स्टार्ट हुआ, ये है ना, मार्च 2023 से ये इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पूरा डेटा इसका है 25 मार्च। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 1000 रुपए है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा बताएं? सबसे कम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, या मंडला? तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा आ जाएगा बताएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो
तो ये हो जाएगा आपका डिंडोरी। डिंडोरी का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम है, और एमपी का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 236 है, जबकि यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व कितना है, केवल 94 है। ठीक है, मतलब कि 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे केवल 94 लोग ही पाए जाते हैं डिंडोरी पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए, और सबसे अधिक अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे आ जाएगा, भोपाल में। ये भी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। वहां पे 844 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये डाटा आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, जो डाटा आपको नया मिले तो आप लोग उसको नोट डाउन करते चला करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अगर आप सोचो कि बाद में कर लेंगे तो वो सब छूट जाता है ना, स्किप कर जाता है। तो उसको आप लोग क्या करिए, लिख लिया करिए। ये वाला आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या, क्लियर दिख रहा है क्या ये वाला इमेज, कमेंट करें जल्दी से, तो मैं क्वेश्चन कराऊं, तो मैं ऐसे ही बोल दूं इसको। ये वाला आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है क्या, फटाफट बताएं जल्दी से, कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेवाल, नंदिनी सतपथी, आनंदी बेन या द्रौपदी मुर्मू। तो एमपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, पहली महिला राज्यपाल जो थी इसमें, हाँ, ये सरला ग्रेवाल थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ए। ठीक है, ये एमपी की पहली प्रशासनिक महिला अधिकारी भी थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे द्रौपदी मुर्मू जी जो है आपका वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत अगर घोषित करना है उसमें न्यूनतम जनसंख्या वहां की कितनी होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जो जनसंख्या होनी चाहिए कितना होना चाहिए, 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। और इसमें ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम वार्ड कितने होने चाहिए, न्यूनतम वार्ड जो होने चाहिए 10 होने चाहिए, और अधिकतम कितने होने चाहिए, तो अधिकतम इसकी संख्या होनी चाहिए 20। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे 500 नहीं 1000 चाहिए कम से कम। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, और इससे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आता रहता ही है। ठीक है, तो बताएं इससे राष्ट्रपति शासन जो है एमपी में कितनी बार लग चुका है, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा एमपी में राष्ट्रपति शासन 3 बार टोटल लग चुका है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पहली बार 1977 में लगा था, दूसरी बार 80 में लगा था, और तीसरी बार कब लगा था, 1992 में लगा हुआ था। ये तीनों डेट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। एमपी में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अभी तक में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमपी में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन से मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ये फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। गृह मंत्री विभाग करेगा, या मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्दिष्ट कोई मंत्री है वो करेगा, वित्त विभाग का मंत्री करेगा, या फिर मंत्री संसदीय कार्य विभाग करेगा। तो फटाफट बताएं, अगर सीएम नहीं है तो कौन करेगा। तो सीएम नहीं है तो जिनको बोलेंगे वो करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्री करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और एक अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन है इसमें, इतना ही क्वेश्चन है इसमें आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके से हम लोग क्लास यहाँ पे डेली करेंगे, और 2 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, एमपीजीके में जितने भी पिछले 10 से 15 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपीजीके के, तो मैं कवर करा दूंगा। उसके बाद अलग अगले सब्जेक्ट पे आ जाएंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो इसी तरह क्लास से आप लोग जुड़े रहे हो। कल से परीक्षा धाम भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, परीक्षा धाम की बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, और 30 दिन के अंदर हमारा टारगेट रहेगा। 30 दिन के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से थ्योरी, और फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे इसमें। ठीक है, तो इस बार मेरा टारगेट ये है कि जितने लोग भी क्लास ले रहे हैं हमारी, ठीक है, तो उन स्टूडेंट में से लगभग हम लोग 80-90% बच्चों का प्रीलिम्स निकल जाए, अगर जो क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे आप। तो बाकी लोग भी जो पढ़ेंगे निकलेंगे ही, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनका अच्छे से निकलना चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। क्लास अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।